यह कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के लश्कर इलाके खल्लासीपुरा की है। यह 1976 की ऐसी घटना है जिसने न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कहानी का केंद्रीय पात्र है सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जिसकी आर्थिक तंगी ने उसे एक ऐसे अपराध की ओर धकेल दिया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। इस कहानी में हम उस रात की घटना, उसके पीछे की वजह, पुलिस की जांच और कोर्ट के फैसले को विस्तार से समझेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को मेरे इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। 6 जुलाई 1976 की सुबह खल्लासीपुरा मोहल्ले में एक अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी। यह बदबू इतनी तीव्र थी कि मोहल्ले के लोगों का जीना बेहाल हो गया। लोग परेशान होकर यह जानने की कोशिश करने लगे कि यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है। चर्चा के दौरान लोगों का ध्यान रामस्वरूप के घर की ओर गया। रामस्वरूप मध्य प्रदेश के गर्ल्स एनसीसी बटालियन में अपर डिविजनल क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उनके घर का मुख्य दरवाजा बाहर से ताला बंद था और कई दिनों से उन्हें किसी ने देखा नहीं था। मोहल्ले के एक निवासी रामगोपाल उपाध्याय ने तुरंत इंद्रगंज थाने में जाकर एसएचओ हरेंद्र प्रसाद सिंह को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। घर में पुलिस को 9 लोगों की लाश मिली। रामस्वरूप उम्र 38 वर्ष, मूलचंद रामस्वरूप के पिता उम्र 60 वर्ष, गोविंदी बाई रामस्वरूप की मां उम्र 58 वर्ष, भगवती बाई रामस्वरूप की पत्नी जिसकी उम्र थी 35 वर्ष, राम बाबू बड़ा बेटा उम्र था 16 वर्ष, घनश्याम उर्फ पप्पू छोटा बेटा उम्र था 13 साल, हेमलता बेटी जिसकी उम्र थी 10 साल, विमला बेटी उसकी उम्र थी 5 वर्ष, शिमला सबसे उसकी छोटी बेटी उम्र थी 3 वर्ष। सभी की हत्या किसी धारदार हथियार से, संभवतः कुल्हाड़ी से की गई थी। लाशों पर सिर और हाथों पर गहरे घाव थे। लाशों में कीड़े पड़ चुके थे और बदबू इतनी तीव्र थी कि लोग उल्टियां करने लगे। यह दृश्य इतना भयावह था कि मोहल्ले के लोग और पुलिसकर्मी भी स्तंभ रह गए। पुलिस की जांच और शुरुआती निष्कर्ष से पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। घर की अलमारियां खुली थी और सामान बिखरा हुआ था, जिससे प्रतीक होता था कि यह लूट या डकैती का मामला हो सकता है। लेकिन पुलिस के सामने कई सवाल थे। एक 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची या 10 साल की लड़की किस तरह का विरोध कर सकती थी कि उनकी भी हत्या कर दी गई। यह क्रूरता सामान्य लूट से कहीं ज्यादा गंभीर थी। पुलिस ने सभी 9 लाशों को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां 7 जुलाई 1976 की सुबह 10 बजे तक डॉक्टर विजय कुमार दीवान ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि की गई कि हत्याएं किसी भारी धारदार हथियार से की गई थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि रामस्वरूप एक मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बना रहे थे। उस समय राजदूत या बुलेट मोटरसाइकिल की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए के बीच थी। रामस्वरूप के सहकर्मियों और दोस्तों ने बताया कि वह इससे खरीदने के लिए बहुत उत्साहित था। पुलिस ने रामस्वरूप की आर्थिक स्थिति की जांच की और पाया कि 6 मार्च 1976 रामस्वरूप ने अपनी जीपीएफ से 2400 निकाली। 1 मई 1976 में उन्हें सरेंडर लीव के बदले 348 रुपये मिले। 13 मई 1976 को उन्होंने अपनी निधि से 840 रुपये निकाले। 26 जून 1976 को इंडियन ओवरसीज बैंक से 3,495 रुपये निकाले। 2 जुलाई 1976 उन्हें वेतन के रूप में 271 रुपये मिले। इसके अलावा उनके पिता मूलचंद बैंक ऑफ इंडिया से 800 रुपये निकाले। कुल मिलाकर रामस्वरूप के पास लगभग 8,154 रुपये थे। 4 महीने के खर्चे लगभग 500 से 700 घटाने के बाद भी उनके पास 7,500 के आसपास बचे थे। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पर्याप्त थे। मुख्य संदिग्ध पुलिस की जांच में रामस्वरूप का सबसे करीबी दोस्त सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरा। एक टेम्पो चालक ने बताया कि उसने 7 जुलाई 1976 के रात करीब 8 बजे सर्वेश्वर को रामस्वरूप के घर के सामने चबूतरे पर बैठा देखा था। एक अन्य गवाह ने कहा कि उसने रात 10:30 बजे रामस्वरूप को आखिरी बार जिंदा देखा था।
पुलिस ने सर्वेश्वर को हिरासत में लिया और उसके घर की तलाशी ली। तलाशी में 4,600 रुपये नगद, सोने की मोहर, कलाई की घड़ी, सोने की अंगूठियां और चांदी के जेवर सहित 46 आभूषण बरामद हुए। सर्वेश्वर इनके स्रोत के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के चार्जशीट और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के अनुसार 4 और 5 जुलाई 1976 की रात को सर्वेश्वर रामस्वरूप के घर गया। दोनों ने साथ में शराब पी। नशे में रामस्वरूप ने सर्वेश्वर को बताया कि वह जल्द ही मोटरसाइकिल खरीदने वाला है क्योंकि उसके पास पैसे जमा हो गए हैं। इस बात ने सर्वेश्वर की लालच को जगा दिया, जो अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पुलिस के अनुसार सर्वेश्वर ने पहले रामस्वरूप पर कुल्हाड़ी से हमला किया। नशे की हालत में रामस्वरूप की चीख सुनकर उनकी पत्नी भगवती बाई दौड़ी। सर्वेश्वर ने उन्हें भी मार डाला। इसके बाद एक एक करके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। सबसे छोटी बेटी सिमला, जो मात्र 3 साल की थी, वह भी इस क्रूरता से नहीं बच पाई। कोर्ट का फैसला से पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। 31 जनवरी 1976 को निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत दोषी ठहरा और फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। सर्वेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां उनकी अपील खारिज कर दी गई। हालांकि कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वेश्वर को वास्तव में फांसी दी गई थी या नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में फांसी पाने वालों की सूची में सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा का नाम शामिल नहीं है। यह संभव है कि उनकी सजा को राष्ट्रपति के क्षमादान या अन्य कानूनी प्रक्रिया के तहत कम किया गया हो। उनकी मृत्यु जेल में हुई या बाहर, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और आर्थिक तंगी इंसान को कितना क्रूर बना सकती है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो अपने दोस्त के परिवार का करीबी था, लेकिन पैसे की लालच में 9 लोगों की हत्या कर देता है। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्राइम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।